नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। मौत को अंजाम देने के लिए जिंदगी न जाने कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है। तथ्यों यानी फैक्ट्स की कितनी ही तहों के नीचे अपराध की सच्चाई छिपी रहती है। सर, पलक को गायब हुए 48 घंटे हो गए। सर, मेरी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। सर सक्सेना जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज पेशेंस रखिए। बेहतर होगा अगर पलक के बारे में आप लोग कुछ और जानकारी दे पाएं, जैसे कब निकली थी वो घर से। एक्सक्यूज मी। हाँ, बोलो। गाड़ी मिल गई? नंबर वही है? ठीक है, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, हम वहां पहुंच रहे हैं। सर, गाड़ी के अंदर खून के निशान है और पूरी गाड़ी। ये मेरी बेटी की गाड़ी है। एक मिनट और सर, ये सब क्या हो रहा है? सर, मेरी बेटी पलक कहाँ है? आपकी बेटी से किसी की कोई रंजिश, कोई झगड़ा? नहीं सर, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं। हर रोज की तरह उस दिन भी वो घर ही आ रही थी। उसका फोन भी आया था। वो गाड़ी में अकेली थी साहब। तो फिर उसके पास पिस्तौल कहां से आई? पिस्तौल? नहीं साहब, उसके पास कोई पिस्तौल नहीं था। हमें पलक की गाड़ी से बुलेट का एम्प्टी शेल मिला है। लेकिन सर, उसके पास कोई पिस्तौल नहीं है। देखिए सक्सेना जी, या तो आप जानते नहीं हैं या आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आलम, सक्सेना जी का डीएनए के लिए ब्लड टेस्ट करवाओ। सर। आलम, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी से जो हमें खून के धब्बे मिले हैं वो किन्हीं दो लोगों के हैं, जिनमें से एक AB पॉजिटिव है और दूसरा B पॉजिटिव। और एक बात पता चली है कि ये AB पॉजिटिव वाला इंसान HIV पॉजिटिव भी है। हाँ सर, लेकिन पलक का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो पक्का ये उसका खून तो नहीं हो सकता। और इन सब बातों से ये तो कंफर्म है कि गाड़ी में कम से कम 3 लोग थे। 2 वो जिनके खून के धब्बे में गाड़ी में मिले, और तीसरी पलक जिसकी गाड़ी थी और जो भी मिसिंग है। पलक का मिसिंग होना और गाड़ी से इन 2 लोगों के खून के धब्बों का मिलना, इन दोनों के बीच की कड़ी ये HIV पेशेंट हो सकता है। चूंकि ये बीमारी कॉमन नहीं है, इसलिए इसके बारे में पता लगाना आसान है। एक काम करो, आसपास के क्लिनिक्स में HIV पेशेंट्स के बारे में पता करो, हो सकता है वो पेशेंट इनमें से ही कोई एक हो। सर, और एक बात, पलक के पिता राजेंद्र के घर पे भी सर्वेलेंस बढ़ा दो। पलक की गाड़ी से खून के धब्बे का मिलना और उसका गायब होना, जरूर कुछ ऐसा है इस लड़की की जिंदगी में जो अलग से चल रहा है। चल चल। है। लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। मौर्य, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो। ओके सर। और आप लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ये पलक सक्सेना की गाड़ी भी तो इसी हाईवे पे मिली थी ना? हाँ सर, यहाँ से कोई 15 किलोमीटर आ गया, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पे। पलक की गाड़ी से खून के धब्बों का मिलना और आसपास किसी बॉडी का ना पाया जाना, यहाँ इस अवशेष का मिलना, इसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करना, दोनों केसेस में कोई कनेक्शन हो सकता है। एक काम करो, गाड़ी से जो हमें खून के 2 सैंपल्स मिले थे, उनका डीएनए और पलक के फादर का डीएनए से इस अवशेष का डीएनए मैच करके देखो कुछ मिलता है क्या? सर, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर पलक सक्सेना की गाड़ी में खून के निशान और 15 किलोमीटर ही आगे इंसानी जिस्म का एक खौफनाक अवशेष एक या अनेक अपराधों की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस के सामने बड़ी ही पेचीदा सिचुएशन थी। जिसकी गाड़ी थी वो लापता था, जिनके खून बहे थे उनका न जाने क्या हश्र हुआ था। लेकिन इतना तय था कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि किसी की शातिर सोच का नतीजा था। हमारे हाईवेज हमारी मंजिल को आसान बनाते हैं, लेकिन बाराबंकी उन्नाव हाईवे पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनने वाला था। सर, खेत में जो हमें जली हुई हड्डी मिली थी उसका डीएनए रिपोर्ट। क्या लिखा है इसमें? सर, गाड़ी में जो 2 ब्लड सैंपल हमें मिले थे, उनमें से एक के डीएनए से इस हड्डी का डीएनए मैच करता है। डीएनए ही नहीं, बीमारी भी मिलती है। यानी कि जिसकी हड्डी मिली है वो HIV पेशेंट था, और गाड़ी से जो हमें 2 ब्लड सैंपल्स मिले थे उसमें से ये AB पॉजिटिव वाला भी HIV पेशेंट था।
इसमें यह भी लिखा है कि हत्या शायद गोली मारकर की गई और बाद में उसको जला दिया गया, यानी कि हत्यारा मृतक को जानता था, इसीलिए सुराग मिटा रहा था। उसे लगा होगा कि अगर बॉडी हमारे हाथ लग गई तो हम अपराधी तक पहुंच ही जाएंगे। आलम, फॉरेंसिक की नजर से एक हड्डी का मिलना एक बॉडी के मिलने से कम नहीं है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस जानकारी का करते क्या है। खैर, वो जो भी हो, अब हमारे हाथों से बचेगा नहीं। सर, आपका इशारा पलक की तरफ तो नहीं? अभी तक मिसिंग है वो। नहीं आलम, इस केस में सिर्फ पलक ही नहीं, कुछ और लोग भी शामिल हैं। सर ये अपना खबरी है बाराबंकी नया बाजार से, कुछ खबर लाया है। बोलो। सर उधर प्रॉपर्टी डीलर है नया बाजार में, 4 दिनों से गायब है। तो इसमें खबर क्या है? किसी काम से गया होगा? नहीं साहब, उसके अपने बंदे ऑफिस के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन्होंने? नहीं सर, इसलिए तो शक हुआ, तभी तो आप लोगों को बताने आया। क्या नाम है उसका? मनोहर गुप्ता, वैसे उसे मोंटी बुलाते हैं साहब। उम्र 26-27 साल। उधर नया बाजार में उसका घर है, उधर फैमिली के साथ रहता है। सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इस बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले दोनों लोग की उम्र भी 20 से 27 साल के बीच की है। नहीं मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा। हमको नहीं पीना चाय, इसको संभालो। अरे चाय तो पी लो, अनशन करने से कुछ नहीं होगा, वो आ ही जाएगा। हर दूसरे दिन तो गायब हो जाता है मोंटी। लेकिन 4 दिन हो गए उसको यहाँ से गए हुए, ना कोई फोन, ना कोई खोज, ना खबर। हमेशा तो जाता था, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, पर खबर तो करते थे, लेकिन इस बार तो उनका। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस को खबर कीजिए। हाँ, बुला लो पुलिस को और दिखा दो घर, जवाब देते रहेंगे उनके सवालों के। पिछले शहर में बदनामियां कम हुई थी। अरे हम तो कहते हैं गया तो गया, कम से कम प्रिंट छूटेगा नालायक से। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? यहाँ मेरी जान पे बनी और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मोंटी मोंटी गुप्ता यहीं रहता है? जी, वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो? कानपुर गया। कब गया? यही कुछ दिन पहले। जब आपका बेटा घर से निकला उसके साथ में कोई था? नहीं, जब गया तो अकेले ही था। आप उनकी वाइफ हैं? जी सर। तो आपको तो पता होगा वो कहाँ गए। नहीं सर, इस बार वो कुछ कह के नहीं गया। गुप्ता जी, आपके बेटे के ऑफिस वाले 4 दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं 4 दिन से उसे, लेकिन आपने कंप्लेंट नहीं की। सर, 4 दिन से मेरा बच्चा गायब है। कब से इनको कह रहे हैं कि पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए, पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं किया आपने कंप्लेंट? वो अक्सर जाता रहता है, कभी कभी हफ्ते भर के लिए। कोई नई बात नहीं है, बस इस बार वो कोई खबर नहीं की उसने, और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सर आप गुप्ता जी, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर कुछ वारदातें हुई जिसमें हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन बॉडी हमें नहीं मिली है, बॉडी पार्ट्स मिले हैं। अब आप हमें सही सही बताइए कि आपका बेटा है कहां? पिस्तौल रखता है बेटा आपका? पिस्तौल? जी मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। यही है आपका बेटा? कसरती है? हाँ सर, वो बचपन से उसको शौक था अपना शरीर बनाने का। देखो भैया, ये वाली है। ये मुंह साफ है ना? हाँ, कितना 2 गोनी कर दूं? 2 कर दो, और तू और कर दो। अरे पापा, इतनी कंजूसी मत करा करो, साथ में कुछ नहीं जाएगा। तेरे पेट में तो जाता है मुफ्त का, भट्टा बैठा है किसी ने चुका। अरे छोटे, खाने देना, घी गिरा तो खिचड़ी में ना। खा बेटा खा। भैया, अरे तू दाल बता। कसरत करने का और अच्छा खाने पीने का बहुत शौक है इसे। ये मोंटी आपका इकलौता बेटा है? जी नहीं, मेरी एक बेटी भी है, पूनम। गुप्ता जी, हमें आपका ब्लड टेस्ट करवाना होगा। ब्लड टेस्ट? हमारा? जी, आपके ब्लड टेस्ट से हमें डीएनए मैचिंग करवानी होगी उसके साथ जिसकी बॉडी के पार्ट्स मिले हैं हमें। एक बात बताइए, आपके बेटे को किसी तरह का कोई रोग था? मेरा मतलब गुप्त रोग। बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर मिली गाड़ी में खून के निशान अब एक इंसान से जुड़ गए थे। सुरागों के कोहरे में भटकती पुलिस के सामने अपराध की एक छवि सी बन गई थी। गुप्ता परिवार से उनका नौजवान लड़का मोंटी गायब था, तो क्या वो भी उस रात उस कार में था? इसका जवाब महज अब एक ब्लड टेस्ट के नतीजे पर टिका था।
लेकिन पुलिस के सामने एक और बड़ी पहेली थी। किसी भी अपराध की इमारत मोटिव यानी कि मकसद की नींव पर खड़ी होती है। एक लड़की गायब है, खून के निशान हैं और एक इंसानी जिस्म का अवशेष। मकसद क्या था? क्या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का नतीजा इस गुत्थी को सुलझाने वाला था? सर, मोंटी के पिता का डीएनए रिपोर्ट आ गया है और उनका डीएनए इस बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले से मैच करता है। यानी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला मोंटी है। इसका मतलब मोंटी भी उस गाड़ी में मौजूद था। गुप्ता जी, जो हमें अवशेष मिले थे वो आपके बेटे मोंटी के नहीं है। लेकिन हां, हमें एक गाड़ी मिली है उसी रास्ते पे जिसे कोई छोड़ के भागा था। उसमें खून के धब्बे मिले हैं जिसमें से किसी एक के ब्लड का डीएनए आपसे मैच कर रहा है। मतलब साफ है कि मोंटी भी उस गाड़ी में था और वो गाड़ी इस पलक सक्सेना के नाम पे है। जानते हैं आप इसे? रिंकी जी, आप जानती हैं इसे? कभी आपसे जिक्र किया हो मोंटी ने? नहीं, कभी जिक्र तो नहीं किया। तो फिर आपका बेटा मोंटी इसकी गाड़ी में कर क्या रहा था? और वो अकेला ही नहीं, उसके अलावा एक और आदमी भी था उस गाड़ी में। क्या पता सर? सर, इस गाड़ी वाली लड़की का अब तक कुछ पता नहीं चला और अब तो ऐसा लगता है कि सुभाष गुप्ता का बेटा भी गायब है। आखिर चल क्या रहा है इसके बेटे की लाइफ में? नहीं सर, मेरी पलक किसी मोंटी को नहीं जानती थी। वैसे वो हर बात इन्हें जरूर बता देती थी। कुछ भी नहीं छुपाते थे हमसे वो। बच्चे आजकल क्या छुपाते हैं, क्या बताते हैं, किसी को क्या मालूम। सर, आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम पलक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, ये पलक और मोंटी के कॉल रिकॉर्ड्स। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन वारदात हुई, इन दोनों की फोन लोकेशन एक ही एरिया में थी। हो सकता है कि ये दोनों भी उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद हों। पर सर, कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 महीनों से इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यानी कि वो तीसरा ब्लड सैंपल AB पॉजिटिव जो हमें गाड़ी में मिला था, हो सकता है वही इन दोनों के बीच की कड़ी हो। पर सर, अभी तो ये मोंटी और पलक दोनों गायब हैं। आलम, ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी में मोंटी की उस तीसरे आदमी के साथ लड़ाई हुई हो। मोंटी ने उसको गोली मारी और बाद में उसे खेत में जलाकर मोंटी वहां से निकल गया हो। पर सर, गाड़ी में पलक भी तो थी, तो हो सकता है कि उसको भी मोंटी ने मार दिया हो। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मोंटी ने पलक को ना मारा हो। पलक मोंटी और उस तीसरे आदमी के झगड़े के दौरान मौका पाकर वहां से निकल गई हो और अब डर के मारे कहीं छुपी बैठी हो। पहले आप लोगों ने बोला मर गए हैं वो, और अब आप बोल रहे हैं हत्या की है उन्होंने किसी की। क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखिए, शांत हो जाइए। केस की छानबीन चल रही है और पुलिस का काम है अनुमान लगाना। पर सर, छानबीन कब तक चलेगी और भैया का पता कब चलेगा? जब तक आप लोग खुल के सारी बातें हमें नहीं बता देते। गुप्ता जी, क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? कुछ भी तो नहीं छुपा रहे हैं सर, सब कुछ तो बता दिया आपको। आपसे हम दोबारा पूछ रहे हैं, आपका बेटा मोंटी पिस्टल रखता था? क्योंकि हमें जो गाड़ी मिली थी उसमें फायरिंग हुई थी और उसी में आपके बेटे मोंटी के खून के धब्बे भी हमें मिले हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम नहीं जानते कि वो पिस्तौल रखता था या नहीं। देखिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, अब हमें और परेशान मत कीजिए। आलम, मुझे लगता है ये गुप्ता परिवार जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ सर, मुझे भी ये लग रहा है। पहले तो सुभाष गुप्ता ने अपने बेटे के गायब होने के 4 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और अब इतना कंसर्न दिखा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम मोंटी और पलक के बीच की कड़ी, यानी वो तीसरे ब्लड सैंपल वाला आदमी जिसे एड्स था, उसे नहीं ढूंढ लेते, तब तक इस केस में किसी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल होगा। ये मोंटी और पलक के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कोई कॉमन नंबर मिलता है क्या। सर, सर, मैंने पलक और मोंटी दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, पर कोई भी कॉमन नंबर इन दोनों के बीच में नहीं मिला। मोंटी लास्ट टाइम ऑफिस के लिए निकला था, उसके ऑफिस और आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। सर, क्या बात है? यहीं पे काम करता है तू? जी सर। तो मोंटी कहाँ है? कोई खबर, कोई फोन उसका? पता नहीं सर, 8 दिन हो गए सर, पता नहीं कहाँ है सर। ये ऑफिस की चाबी तेरे पास ही रहती है? हाँ सर, ऑफिस की चाबी मेरे पास ही रहती है सर। अच्छा, ये मोंटी पिस्टल कहाँ रखता है? क्या सर? पिस्टल कहाँ रखता है मोंटी? हमें नहीं पता सर।
दूसरे घर वालों की तरह तू भी ड्रामा कर रहा है? अंदर डालूंगा फिर मुंह खोलेगा। चल। था उनके पास सर एक पिस्टल। सर वो हमारे धंधे में तो सर जरूरत पड़ती रहती है ना सर, और सर वैसे भी उनका पिस्टल वो बिना लाइसेंस के था सर। क्या है उसके पास? माउजर, सिक्सर, रिवॉल्वर क्या है? सर 9mm था। 9mm? और क्या पता बोल। बस सर। और बोल, सच सच बोल, जो भी जानता है। सर भैया जी जब लखनऊ से आए थे तो पिस्टल साथ लेके आए थे। लखनऊ से? हाँ सर, वो कुछ 6 महीने पहले आए थे और सब बताने को भी मना किया। लखनऊ से यहाँ क्यों आए थे? पता नहीं साहब, बसा बसाया सालों पुराना कारोबार था सर वहाँ। पता नहीं वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाइयो मत कहीं। और हाँ, अगर तेरे भैया जी का फोन तुझे आए तो हमें इन्फॉर्म जरूर करियो। जी सर। ये गुप्ता फैमिली जितना हमें बता रही है उससे कहीं ज्यादा ये हमसे छुपा रही है। इतनी बड़ी बात पचा गई है। एक काम करो, लखनऊ जाकर जरा ये गुप्ता फैमिली का हिसाब किताब पता करो। सर। अनजान रास्तों पर अनजान लोगों का मिल जाना कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन उनका किसी अपराध में इन्वॉल्व पाया जाना चौंका जाता है। पलक और मोंटी के बीच में कभी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसा उनके फोन रिकॉर्ड से पता चलता है। लेकिन फिर भी अपराध की उस रात दोनों साथ थे। पुलिस ने पलक का बैकग्राउंड चेक कर लिया था, लेकिन उन्हें वहां कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई थी। इसलिए पुलिस अब मोंटी की जिंदगी को खंगालने में जुट गई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस अपराध के पीछे का सिलसिला और मकसद वहीं कहीं है। सर, मोंटी का चाचा यहीं पे आगे रहता है। शंभूनाथ गुप्ता नाम है उसका। यादव, गाड़ी लेफ्ट में ले लो। जी, सुभाष गुप्ता के बड़े भाई है ना? जी। पहले आप दोनों भाई साथ में रहते थे ना यहाँ पर? जी जी। फिर अचानक चले क्यों गए वो यहाँ से? देखिए सच सच बताइएगा, वरना थाने ले जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी आपसे। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? वो छोटे की बहुत बदनामी हो रही थी बहू के कारण। सुभाष! सुभाष! हाँ भाई। छोटे देख, ये क्या आया मोबाइल में? बहू की कैसी तस्वीर आई है? अरे क्या गुप्ता जी, दुकान छोड़ के क्या नया धंधा शुरू कर दिया? बहू को भी लगा दिया लाइन पे? वो बहू की गंदी तस्वीर पूरे शहर भर में फैल गई थी और उसके कारण पूरे शहर में छोटे की बहुत थू-थू हो रही थी। समाज में उठना बैठना मुश्किल हो गया था उसका और उसके परिवार का। मोंटी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पर सब कुछ रातों रात बेच बाच कर निकल गए सबके सब। किराने की दुकान हम दोनों भाई मिलके चलाते थे, पर सुभाष ने चाबी मेरे हाथ में दे दी और चला गया। अच्छा, मोबाइल में जो एमएमएस निकाला था वो किसने निकाला, कुछ पता चला? नहीं साहब, पता नहीं किसकी हरकत थी वो। और कौन कौन रहता है आपके साथ यहाँ पर? अभी तो हम पति पत्नी रहते हैं। एक बेटा है राजेश, वो दिल्ली से सिविल की तैयारी कर रहा है। बाराबंकी की पुलिस मोंटी के चाचा शंभूनाथ गुप्ता से मिलने के बाद जब घर के बाहर पहुंची तो पता चला कि मोबाइल पर फैलाई गई मोंटी की बीवी की अश्लील तस्वीरें दरअसल अविनाश नाम के एक लड़के ने अपलोड की थी। सुनिए, ये सुभाष गुप्ता यहीं पे रहते थे ना? हाँ साहब, यहीं रहते थे, पर साहब वो तो सबके सब फरार है। क्या है ना साहब, उनकी बहू की तस्वीरें ना मोबाइल में आ गई थी। जी नहीं साहब, उसका तो लफड़ा चल रहा था। अरे वो क्या नाम था उस लौंडे का? अविनाश। हाँ अविनाश। उसका मोंटी के साथ पहले से ही कुछ झगड़ा चल रहा था साहब। अविनाश ने तो बदला लिया है साहब। उसने पता नहीं मोंटी की बीवी की तस्वीर कैसे निकाल ली। अरे वो क्या बोलते अपना, वो कंप्यूटर से निकाली होगी। नहीं जी, ओरिजिनल थी सर, एकदम असली थी सर। अच्छा किया यहाँ से भाग गए साहब, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मोंटी का बस चलता तो उसकी औरत और उस लौंडे अविनाश का दोनों का कत्ल कर देता साहब वो। ठीक है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अम्मा, पूछिए ना। सच सच बताना, मोंटी कहाँ है? हमें नहीं पता अम्मा। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं अम्मा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम जानते हैं लखनऊ की उस घटना के बाद आप लोगों ने हमें घर से तो नहीं निकाला।
पर अपनाया भी तो नहीं। और अब आप हम पर शक कर रही हैं कि हमने झगड़ा किया उनसे। जिस नंबर से एमएमएस आया था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था और वो नंबर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ था। अविनाश के घर चलते हैं। अब अविनाश ही बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। जी, ये अविनाश कहाँ है? क्या बात क्या है साहब? जो भी पूछ रहा हूँ उसका जवाब यहीं पे देंगे या थाने चल के बोलेंगे? ये आप ऐसे क्यों बोल रहे साहब? 8-10 दिन हुए हैं, वो लखनऊ में नहीं है अविनाश। फिर कहाँ है अभी? गया होगा कहीं घूमने फिरने, उसकी तो घूमने फिरने की आदत है। ये रिंकी का एमएमएस उसी ने बनाया था ना? नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसी ऊंची हरकत नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी डीलर मोंटी गुप्ता से कोई पुराना झगड़ा था ना उसका, तब उसका बदला उसकी बीवी से निकाल लिया। नहीं साहब, हमारा बेटा अविनाश ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करेगा। ठीक है, आपको हमारे साथ चलना होगा, अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा। और हाँ, आपके बेटे को कोई गुप्त रोग है, मतलब HIV? नहीं साहब, हमारा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है। और आप ये ब्लड टेस्ट की क्या बात कर रहे हैं? थाने चलिए, आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। चलिए। फोरेंसिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई थी कि खेत में मिली पैर की हड्डी अविनाश की ही थी और साथ ही यह भी साबित हो गया था कि अविनाश ही HIV से ग्रसित था। हालांकि उसके परिवार को उसकी इस बीमारी के बारे में कोई खबर नहीं थी। मामला गहरा था, पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी, तर्क बहुत थे लेकिन सबूत और सुराग आपस में मिल नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी पहेली यह थी कि पलक सक्सेना का इस पूरे मामले से क्या रिश्ता था। ये कौन व्यक्ति था जिसने पलक को अगवा किया था और उसे लगातार टॉर्चर कर रहा था, और क्या संबंध था इस आदमी का मोंटी और अविनाश से। शातिर अपराधी का मकसद उलझने पैदा करना और सवालों के रास्ते पर पुलिस को गुमराह करना होता है, लेकिन अपराध छुपता नहीं, अपराधी बचता नहीं, और सवालों के जवाब भी देर सवेर मिल ही जाते हैं। मुझे लगता है उस दिन मोंटी का अविनाश के साथ गाड़ी में झगड़ा हुआ। मोंटी ने अविनाश पे गोली चलाई और बाद में उसकी लाश को जलाकर फरार हो गया। तो सर फिर इस पलक सक्सेना का इस वारदात और इन लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पलक ने ना तो मोंटी और अविनाश से कभी बातचीत की और ना ही इन लोगों ने एक दूसरे को कभी मैसेज भेजे। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक ये तीनों ही उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद थे। या तो ये हत्या मोंटी ने अकेले की थी या फिर इस हत्या में मोंटी के साथ पलक सक्सेना भी शामिल थी। मतलब आपके कहने का यह है कि... एक मिनट, हाँ बोलो, क्या? DNA मैच होने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि वो लाश मोंटी की ही है। अब बची पलक। या तो यह हत्या पलक ने की है या फिर किसी से करवाई है। आखिर ये पलक है कहां? ये सब हमारी गलती का ही नतीजा। हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए था? लखनऊ में एक कांड हुआ था जिसकी वजह से हम लोग लखनऊ से यहाँ बाराबंकी आ गए थे। और वो कांड अविनाश और मोंटी के किसी पुराने झगड़े की वजह से हुआ था। वो झगड़ा किस वजह से हुआ था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये पता चला था कि अविनाश ने वो MMS बनाया था। क्यों ये भी हमको नहीं मालूम। मेरा बेटा, मेरा मोंटी बहुत अच्छा था। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जो मालूम है वो बताओ, इससे पहले कि फिर कोई नया कांड हो जाए। क्या बताएं सर? बात बताने लायक हो तब तो बताएं। जो भी बात हो वो बोलो। सर ये सब लोग हमारी इज्जत उछालने पे लगे हुए हैं, जबकि इस सब की जड़ पूनम है। मोंटी की बहन? जी सर, उसकी वजह से ही मोंटी और अविनाश एक दूसरे से नफरत करते थे। मतलब? सर एक रोज मोंटी ने पूनम और अविनाश को, उन्होंने घर पर आकर हमें सब कुछ बताया, लेकिन फैमिली की बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने ये बात कभी भी किसी से भी नहीं बताई।
पर अविनाश, उसके सर पे तो खून सवार था। बदला लेने की धमकी दी थी उसने। और सर, उस दिन जब क्या हुआ? मुझे लगा वहां कोई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हुआ क्या था? अरे वो आवाज आई थी। कैसी आवाज? वो होती है ना, जैसे। अरे यार कुछ भी नहीं है, चलो तुम जाओ। उस दिन तो समझ नहीं आया वो आवाज कैसी थी, पर उसके कुछ समय बाद जब हमने हमारा एमएमएस देखा तो हम समझ गए ये काम अविनाश का ही है। तुमने कहा मोंटी और अविनाश के बीच झगड़ा हुआ था लखनऊ के पार्क में। उस झगड़े के बाद पूनम और अविनाश क्या फिर भी मिलते रहे? सर, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। गुप्ता जी, हमें आपकी बेटी पूनम से कुछ सवाल करने हैं। अविनाश से क्या संबंध था तुम्हारा? सर, बस दोस्ती थी। मोंटी ने तुम्हें और अविनाश को लखनऊ के किसी पार्क में रंगे हाथों पकड़ा था? किसने कहा आपसे ये? रिंकी भाभी ने। क्यों, ये बात सच नहीं है? सर, सच सरासर झूठ है। अविनाश और हम सिर्फ फ्रेंड्स थे, बस दोस्त। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, कभी कभी वो हमारे घर आता था। सच तो ये है, भाभी भैया से फ्रस्ट्रेट होकर अविनाश को पटाने लगी और फिर वो लोग रोज मिलने लगे। ये जो तुम कह रही हो, अगर ये बात सच है तो इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पर यही सच है क्योंकि मुझे भैया ने खुद बताया था और उन्होंने मुझे मना किया था मैं किसी से ये बात ना कहूं, मम्मी पापा से भी नहीं। नहीं सर, इस बारे में हमको नहीं पता। तभी तो मेरा बेटा मर गया। क्या क्या सह रहा था वो घुट घुट के रह रहा था, घुट घुट के रह रहा था वो, घुट घुट के रह रहा था। एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने अविनाश को इधर बाराबंकी में देखा था? कभी नहीं देखा उसको। सर, आपको क्या लगता है ये लोग जो बोल रहे हैं वो सब सच है? हो सकता है ये सब लोग एक दूसरे पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पर क्यों करेंगे वो ऐसा? हो सकता है इनकी बातों में भी कुछ सच्चाई हो, लेकिन इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूं आलम। क्या सर? अविनाश और मोंटी दोनों मर चुके हैं। अगर अविनाश को मोंटी ने मारा तो फिर मोंटी को किसने मारा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वो लड़की पलक इन दोनों के बीच में कर क्या रही है? सर, अविनाश, पूनम और रिंकी का कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 6 महीनों में इन तीनों के बीच में आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सर ये देखिए, लखनऊ में रहने के दौरान मोंटी की बहन पूनम और अविनाश के बीच काफी बातचीत होती थी, लगभग रोज, घंटों तक। झूठ है सब झूठ है अम्मा। चक्कर तो इसका चल रहा था अविनाश के साथ। वो बस हमारा दोस्त था, बस दोस्त। कोई संबंध, कोई अफेयर नहीं था हमारा उसके साथ। और अम्मा, झूठ तो भाभी बोल रही हैं अपनी करतूत पे पर्दा डालने के लिए। अम्मा, हम अपने बच्चे टिंकू की कसम खा के कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं था किसी के साथ। झूठ बोल रही हो तुम। अपनी भाभी पे लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल झूठा है। सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आवाज नीचे। हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं सच को उलवाने के। और सच तो यह है कि मोंटी को तुम्हारे और अविनाश के संबंधों को लेकर आपत्ति थी, इसलिए तुमने अविनाश के साथ मिलकर मोंटी के कत्ल का प्लान बनाया, जो कि फेल हो गया। और बाद में मोंटी को उसको भी मारकर जला दिया। हालांकि यह काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ तीसरा भी जरूर कोई था। कौन था वो तीसरा? और ये पलक कहां है? हम किसी पलक को नहीं जानते और हमारा अविनाश का कोई संबंध नहीं था। भाभी का था, सिर्फ भाभी का। हमने कुछ नहीं किया सर। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, मोंटी और अविनाश दोनों दुश्मन थे, तो फिर ये दोनों एक साथ उस गाड़ी में कैसे पहुंच गए और क्यों? हो सकता है किसी ने मीटिंग तय की हो। पर सर, मोंटी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन यह भी तो हो सकता है पर्सनली आमने सामने बात की गई हो। पर सर, जिस दिन वारदात हुई अविनाश उसी दिन बाराबंकी पहुंचा था, तो हो सकता है कि उस तीसरे आदमी को अविनाश ने अपने फोन से ही कांटेक्ट किया हो। एक काम करो आलम, इस अविनाश के फोन कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। पता करो वारदात से 2-3 रोज पहले इसने किस किस से बात की थी। सर, देवपुर हाईवे चेक पोस्ट से एक आदमी आया है, उसके पास कुछ खबर है।
बुलाओ उसे। सर अभी कुछ देर पहले मैं उन्नाव बाराबंकी हाईवे से जा रहा था। खबरदार, कहाँ है लड़की? पलक कहाँ है? वर्मा, ये पलक सक्सेना का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ। इसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करो। सर मैंने कॉल रिकॉर्ड से पता लगाया, अविनाश एक नंबर पे बहुत अरसे से फोन करता है, लगभग पिछले 2 साल से। किससे बात करता था? सर ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ सर, ताज्जुब की बात यह है कि अविनाश जिस नंबर पे फोन करता था वो खुद उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर ये देखिए, वही नंबर है। मोंटी के पास हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं था। अविनाश पूनम को छोड़ने कभी कभी आता था। कॉलेज में साथ पढ़ते थे दोनों, और इसी दौरान हमारी जान पहचान हो गई। हाँ, लखनऊ में भी घर के बाहर हम लोग मिलते थे। सर हमने माफी मांगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने और सुधारने की बहुत कोशिश भी की, पर फिर किसी ने हमारा एमएमएस बनाया, जिसके चलते इतनी बदनामी हुई कि हमें लखनऊ छोड़ के रातों रात यहाँ बाराबंकी आना पड़ा। सर हमने एमएमएस जरूर बनाया था, पर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अविनाश सिर्फ दोस्त नहीं था हमारा, प्यार था हमको उससे, लेकिन भाभी ने उसको छीन लिया हमसे, इसलिए हमारा दिमाग गुस्से से खराब हो गया था। पर सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अभी कुछ रोज पहले खून की जांच करवाई तो पता चला मुझे और मेरे बेटे टिंकू को HIV हो गया है। हम समझ गए ये हमें अविनाश की वजह से ही हुआ है, पर मोंटी को ना हो जाए इसलिए हमने उनसे शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। पर एक रोज मोंटी जिद करने लगी तो हमें उन्हें बताना पड़ा, और फिर उनके कहने पे ही हमने अविनाश को उस दिन उनकी बताई हुई जगह पे बुलाया। लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता। मोंटी के हम चचेरे भाई लगते हैं, शंभुनाथ गुप्ता के बेटे। 35 साल के हो गए हैं, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, किसी से रिलेशन नहीं बना, यहाँ तक कि शादी भी नहीं हुई, तो रख लिया ऐसे। किसी की हत्या कर दी ऐसे ही, लड़की के साथ बलात्कार किया ऐसे ही, तड़पा तड़पा के रखा उस लड़की को ऐसे ही। तो इंसान नहीं दरिंदा है। तुझे जरा सा भी अंदाजा है क्या हालत की है तूने उस लड़की की? सड़ सारी उम्र ऐसे ही। रिंकी गुप्ता को हत्या और हत्या की साजिश के लिए हिरासत में लिया गया है। जिंदगी के ज़हीन मसले अपराध के रास्तों पर चलकर नहीं सुलझाए जा सकते। बातों को छुपाकर या गुप्त रखने से मसले खुद ब खुद हल नहीं हो जाया करते। किसी ने सही कहा है कि झूठ और रहस्य आत्मा पर एक ऐसे कैंसर की तरह से होता है जो हर अच्छाई को खा जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ तबाही। सर पूजा का कुछ पता चला? पूरा 1 दिन हो गया उसका कुछ पता नहीं चला। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो लड़की ऐसा कभी नहीं करती है। मुझे पता नहीं मेरी बच्ची कैसी है, कहाँ पर है। एग्जैक्टली कितने बजे गायब हुई थी पूजा? सर करीब 6 बजे घर से निकली थी। आपके रिश्तेदार या उसके दोस्तों से पूछा? हाँ सर, सब जगह इंक्वायरी किया, पर पूजा का कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया। उसके बाद ही हम आपके पास आए थे कंप्लेंट लिखवाने।
ये इस फोटो में पूजा के साथ कौन है? सर ये रेनू है, पूजा के बचपन की दोस्त है। सर घर से रेनू के पास उसके घर जाने का कह कर गई थी। तब रेनू यही बगल के मोहल्ले में रहती है और ये दोनों अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। कल रात को भी पूजा रेनू को ही मिलने गई थी, उसके बाद से गायब है सर। The number you are trying to call is currently switched off. सर कल रात को 8:30 बजे तक पूजा को कोई कॉल नहीं आया। माँ को परेशानी होने लगी तो मैंने पूजा को कॉल किया। फोन लगा क्या? ये भी बंद आ रहा है, रेनू को ट्राई करता हूँ। बोलना क्या हो रहा है? ये भी बंद आ रहा है। रेनू के घर वाले है ना, पूजा के गायब होने में उन्हीं लोगों का हाथ है। सर अब एक बार उनके घर जाइए ना तो पूजा आपको वहीं मिलेगी। पूजा को मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और वो रेनू के घर गई थी। सिर्फ इस बात को लेकर आपको रेनू के घर वालों पर शक हो गया? जी नहीं सर, बात यह है कि मैं कल पूजा को ढूंढते हुए रेनू के घर गया था, लेकिन वहां पे अंकल वहां पूजा नहीं है घर पे, चल यहाँ से चल। अंकल एक बार रेनू से पूछिए तो सही, उसे पता होगा। ओए तेरा दिमाग खराब है? तेरे को एक बार में बात समझ नहीं आती? रेनू की तबीयत खराब है, वो किसी से नहीं मिल सकती, चल यहाँ से। देखिए अंकल घर पे माँ बहुत परेशान है, पूजा अभी तक नहीं आई है, वो रेनू से ही मिलने आई थी। एक बार आप पूछते तो ऐसे नहीं मानेगा, डंडे खाकर जाएगा। चल यहाँ से, निकल। अंकल चल। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अमन जो है ना एक नंबर का झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है। मेरी लड़की को गायब कर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। क्या रेनू भी गायब है? जी हाँ जी, अमन के घर गई है जी पूजा से मिलने के लिए, बस तभी से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो लगता है जी ये अमन का ही हाथ है बच्चे। रेनू के गायब होने के पीछे अमन पे शक करने की कोई खास वजह? जी रेनू अमीर है और वो कंगले। सर जी बात तो बिल्कुल साफ है, ये ना मोटा पैसा हटना चाहते हैं जी। लेकिन फिरौती के लिए अभी तक कोई डिमांड नहीं हुई। नहीं जी। रेनू कल शाम से गायब है और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? सर जी हम लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकलने ही वाले थे। जी हाँ, बस जा ही रहे थे जी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने। आपकी बेटी कल शाम से गायब और कंप्लेंट लिखाने अब जा रहे हैं। कल रात को जब 8 बजे तक रेनू घर नहीं लौटी ना, तब जी उसे फोन किया। The number you have dialed is switched off. Please try again later. पूजा का फोन नंबर नहीं था जी हमारे पास। मुझे उम्मीद थी कि रेनू पूजा के घर होगी और मैं पूजा के घर गया। रेनू कहाँ है? कहाँ है रेनू? रेनू का है मुझे कैसे पता होगा? चल पूजा को पता होगा, पूजा को बुला चल। देखिए रेनू तो यहाँ है नहीं और रही बात पूजा की, वो सो रही है, उसे बहुत तेज पुकार है, वो किसी से नहीं मिलेगी। ओए रेनू गायब है, पूजा को बुखार है। हट बदतमीज, मैं खुद जाके देख लूंगा। चल बेट। ये क्या कर रहे हैं आप? पूजा बीमार है, सो रही है, झूठ बोला था हमसे। ना तो वहां पर रेनू थी और ना ही पूजा थी। हंसती खेलती उन लड़कियों के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? क्या उनके गायब होने के पीछे उनके माता पिता का हाथ है? लेकिन क्या कोई माता पिता अपने ही बच्चों को गायब कर सकते हैं? क्या सच है, क्या झूठ है, क्या है इन सब के पीछे? कहां गई वो दोनों लड़कियां? और जब पुलिस ने तहकीकात की शुरुआत की तो दिल दहला देने वाले जुर्म के ऐसे अध्याय खुलकर सामने आए कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। रेनू और पूजा एक दूसरे के घर जाने के लिए अपने अपने घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद दोनों गायब हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों परिवार वाले एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। थोड़ा झूठ तो दोनों बोल रहे हैं, इनमें से कोई एक पूरा झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इन दोनों लड़कियों को एक साथ अपना टारगेट कौन बनाएगा और क्यों? दोनों लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो हो सकता है कि दोनों का दुश्मन भी एक हो। दोनों लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, पॉसिबिलिटी है कि वो दुश्मन भी उसी कॉलेज में पढ़ता हो। जी सर, इसीलिए मैंने कॉलेज में जाके चेक किया, दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी से ना कोई दुश्मनी ना कोई झगड़ा। कॉलेज में कोई झगड़ा नहीं है,
मतलब केस वापस घर की तरफ जाता है। सर, ये पूजा और रेनू के कॉल एंड ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। अनिल ये देखो, 24 मार्च को रेनू और पूजा दोनों के मोबाइल फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए और दोबारा कभी ऑन नहीं हुए। लोकेशन भी सेम है, नजफगढ़। सर सब कुछ पूरी तरह प्लान किया गया है। बिल्कुल। तुम रेनू और पूजा की फोटोग्राफ हर जगह सर्कुलेट कराओ, दूसरे पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करो और नजफगढ़ जाकर पता लगाओ कि किसी ने उन्हें वहां देखा तो नहीं है। सर कुछ पता चला? नहीं सर, आसपास सभी से पूछ लिया। दोनों लड़कियों का फोन इसी एरिया में स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन किसी ने भी उन्हें यहाँ नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है किसी ने पहले इन दोनों लड़कियों पे हमला किया हो और फिर इनका फोन स्विच ऑफ कर दिया। दोनों लड़कियां घर छोड़ के भागी भी हो सकती हैं। लड़कियां नाबालिग हैं। बी केयरफुल एंड एक्ट फास्ट। अगर दोनों लड़कियां घर छोड़कर भागी हैं तो इसके पीछे की वजह हमें जल्दी पता करनी होगी। सर देखो, नीचे करो तो ऊपर करो तो अमन, अमन, पुलिस वालों ने कुछ बताया? हाँ, पूजा मिल गई ना? माँ वो लोग ढूंढ रहा, पानी पियो। नहीं मुझे पता। माँ पहले पानी पियो, पूजा माँ पहले पानी पियो। मुझे पता, 2 दिन हो गए हमें, मेरी बच्ची का कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी वो, कैसी होगी। मेरी गलती है, मैंने इसका ख्याल नहीं रखा। अमन, अमन चल रेनू के यहाँ चलते। उन लोगों के पास होगी वो, हम लोग जाएंगे, उनको पूछेंगे कहीं उन्होंने कुछ किया। कोई फायदा नहीं है जाके, पुलिस ऑलरेडी जा चुकी है, पूरी छानबीन कर ली, उन्हें पूछा नहीं मिली माँ। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार हो आता हूँ। रेनू के घर वालों ने कुछ किया होगा तो थोड़ी बताएंगे। मैं चलती हूँ तेरे साथ, उनके पैर पड़ जाऊंगी, भीख मांगूंगी, मुझे मेरी पूजा दे दो। माम, आप टेंशन मत लीजिए। क्या बात कर रहे है तू? कैसा भाई है तू? तुझे चिंता नहीं होती? तेरी इकलौती बहन है। देख, तुझे अगर शांति से बैठना है ना तो तू शांति से बैठ। मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मुझे मेरी पूजा नहीं मिलती। अरे चल कुछ करना। आप कुछ करते क्यों नहीं? 3 दिन हो गए रेनू को गायब और आपने अभी तक पता करने की कोशिश भी नहीं की। आप बस में उसे घर लेके आएंगे ना? आप उसे घर लेके आइए, मैं उसे सब समझा दूंगी। आप तो चुप कर, क्या रट लगा रखी है बार बार? रेनू को लेकर आओ। दिमाग खराब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा रेनू को गायब करने में आप ही का हाथ है? तुझे क्या लगता है मैंने गायब किया उसको? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बेटी है मेरी वो, मुझे भी चिंता है। तुम्हारी तरह बैठ के 24 घंटे रो नहीं सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी से प्यार नहीं करता हूं। अरे आंखों का तारा है वो मेरी, मैं उसको गायब करूंगा? मैं करूंगा उसको गायब? दिमाग खराब गया। आपको पता है ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मैं वो रात अभी तक भूली नहीं हूं। सुरेंद्र जी के यहाँ आपका आना जाना है? हाँ सर। तो उनके घर में रेनू पे कोई दबाव था जिस वजह से वो घर छोड़ के गई हो? दबाव नहीं सर, सुरेंद्र जी तो रेनू को बेटी नहीं बेटा मानते हैं उसे। और क्यों ना माने सर, रेनू पढ़ाई में भी बहुत होशियार है सर। अरे वाह मेरे बेटा, कमाल कर दिया, शाबाश। सुरेंद्र जी की आंखों का तारा है रेनू। दोनों बाप बेटी खूब एंजॉय करते थे। चलिए पापा की साइकिल और ये सुरेंद्र जी रेनू से बहुत प्यार करते थे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? सर जी मैं यहाँ नहीं थी, अपने मैके गई हुई थी, बस सिर्फ इसीलिए। और हाँ, आप रेनू को बचा लीजिए। सुरेंद्र भाई साहब तो अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते हैं, झूठे हैं 1 नंबर के। उन्हें बेटा चाहिए था और बेटी हो गई। बस सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उसके साथ बेटों जैसा बर्ताव करते थे। उसे वो बेटा बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारे लड़कों से भी ज्यादा आगे निकले, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई खेलकूद। अरे दोस्तों से बात करने के लिए तक सुरेंद्र भाई साहब की ही मर्जी होती थी। आपको लगता है रेनू भाग गई होगी?
सर जी अगर वो भाग गई होगी ना तो ही अच्छा है, यहाँ तो उसका दम घुटता था जी। लेकिन हमारी पूछताछ में तो लोगों का कहना था कि सुरेंद्र जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, पर आपका कहना है कि सर जी वो तो बाहर के लोग हैं, जो देखेंगे वही कहेंगे। बस सिर्फ थोड़ी सी देर फोन पर बात करने के लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिली। और पिछले हफ्ते ही उसका 12वीं का रिजल्ट आया था, 98.9% आए थे उसे। मुझे तो लगा कि सुरेंद्र भाई साहब कुछ इनाम विनाम देंगे, उसे प्यार करेंगे, पर नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आप देखना उसके बदन पर आपको बहुत से चोट के निशान मिलेंगे, और तो और कमला के बदन पर भी आपको चोट के निशान मिलेंगे। ये निशान मार के हैं? नहीं जी, ये चोट के निशान है, मार के नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, साफ पता चल रहा है कि ये मार के निशान। सच सच बताइए, आपके पति आप पर हाथ उठाते हैं? नहीं जी, इन्होंने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। और ये निशान तो किचन में खाना बनाते वक्त जलने के हैं। हमसे कुछ मत छिपाइए अगर आप चाहती हैं कि हम रेनू को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। देखिए, मैंने जो कहा वही सच है। आप प्लीज मेरी रेनू को वापस लेके आइए। रेनू की माँ की चुप्पी और उसके बॉडी पे चोट के निशान, दोनों अलग अलग कहानियां बयान करते। बबीता को छोड़ के बाकी सबका कहना है कि सुरेंद्र अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सुरेंद्र भाई साहब तो अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते हैं, उन्हें बेटा चाहिए था। उसके नेबर्स भी यही कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है अनिल, उस पूरे घर में कोई भी आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता। सिर्फ केस बड़ा उलझा हुआ है। रेनू का अपने पिता के डर से घर छोड़ के जाना समझ में आता है, लेकिन इस सब में पूजा का रोल समझ में नहीं आता। सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए वो रेनू के साथ अपना घर छोड़ के चली गई। लेकिन पीएसआई चौधरी, बॉडी पूरी तरह जल चुकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो। जी सर। सर ये बैग मिला सर। पुलिस को जली हुई लाश और जले हुए कपड़ों के पास रेनू का आईडी कार्ड मिला, जिसने पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचाया कि लाश रेनू की ही है। इसलिए उन्होंने बॉडी की शिनाख्त के लिए रेनू के पेरेंट्स को बुलाया। पर अब सवाल यह था कि पूजा कहां है। ये मेरी रेनू नहीं हो सकती। बच्ची को क्या हो गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। अगर वो लाश रेनू की है तो उसके कातिल को हम जरूर ढूंढ लेंगे। प्लीज आप कातिल को जल्दी ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। इन्हीं लोगों ने मारा है मेरी बेटी को, मेरी बेटी को इन्होंने मारा है। छोड़ना मत सर इनको, छोड़ना मत। क्या हुआ रेनू को? क्या हुआ? इतना बोया बनने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों ने हमारी बहन रेनू को मर्डर किया है। ये पागल हो गए क्या तुम लोग? हम क्यों मारेंगे रेनू को? अरे झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मारा है मेरी बेटी को। आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं? मेरी बेटी भी तो गायब है, उसके बारे में कुछ पता चला तो? आपकी बेटी को हम ढूंढ रहे हैं। सर सब कुछ इन्होंने ही किया होगा और इल्जाम हम पे लगा रहे। अरे इन्होंने मारा होगा रेनू को। शायद मेरी बहन को। क्या बोले तुम? हम मारेंगे, हम मारेंगे। अरे तुम क्या यहाँ पर? चुप, सच का पता हम चला लेंगे। पुलिस तहकीकात कर रही है। चलिए अपने अपने घर जाइए। चलो चलो। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इसके मुताबिक लाश किसी लड़की की, उम्र 15 से 18 साल। रेनू की आईडी की वजह से पुलिस वाले और परिवार वाले उसकी रेनू की लाश के रूप में शिनाख्त करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेनू जिंदा है, तो फिर यह लाश किसकी है? या फिर कोई उस लाश से रेनू को मरा हुआ साबित करना चाहता है? क्या उसे घर वालों से खतरा है?
और अगर है तो वो इसके लिए पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? दोनों फैमिली के लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? जल्दी पता चल जाएगा कातिल आखिर कब तक छिपा रहेगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, लाश विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन यहाँ रेनू का पर्स लाश के पास ही में मिला। थोड़ी अजीब बात है, ये गलती से हुआ है या प्लांटेड है? सर पूजा मिसिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू का मर्डर पूजा ने किया है और अब वो फरार है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक इतनी अच्छी दोस्त अपनी दोस्त को क्यों मारेगी? ये तभी हो सकता है जब उनके रिलेशनशिप में कोई कड़वाहट आई हो। इनके रिलेशनशिप की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करो। सर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद रेनू का मर्डर किसी और ने किया और अब वो पूजा को भी मारना चाहता। पूजा की जान भी खतरे में हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस केस को हर एंगल से देखो, लेकिन ध्यान रहे रेनू को हम खो चुके हैं, अब पूजा नहीं। उसे हमें जल्दी ही ढूंढ निकालना है। सर कौन है? साहब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कौन रेनू? पता नहीं। साहब मुझे पूरा यकीन है कि वो रेनू के भाई थे। हम लोग भला क्यों मारेंगे सर? नहीं मारा सर, आप अंदर हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं ये हमें पता है। सब सच सच बता दो तो फायदे में रहोगे। सर हमने अमन को नहीं मारा सर, हम सच बोले सर। नहीं मारा अमन को। पूछताछ जारी रखो सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हम सच बोले सर, हमने कुछ नहीं किया सर। अमन कह रहे हैं कि विजय और राहुल ने उसे मारा, लेकिन ये दोनों लड़के इस बात से इनकार कर रहे हैं। नेबर्स और वॉचमैन को भी कुछ क्लियर नहीं, इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। जी सर। पूजा और रेनू की दोस्ती के बीच में कोई तो आया, पता लगाना होगा कि ये कौन है। इनकी दोस्ती की अच्छे से जांच पड़ताल करो। नहीं, रेनू और पूजा के बीच कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकती। कभी तो कुछ हुआ होगा। नहीं सर, मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पूजा और रेनू तो बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती थी, वो ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे। रेनू और पूजा के बीच की फ्रेंडशिप, उनके लव अफेयर्स, बॉयफ्रेंड्स या उन दोनों का किसी के साथ लव ट्रायंगल, जो कुछ भी पता है सब बताओ। सबकी अच्छी बनती थी। अमन रेनू का बॉयफ्रेंड था, इसलिए लव ट्रायंगल का कोई चांस ही नहीं है। तुम्हारा और रेनू का अफेयर था, यह बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? सर मेरे और रेनू के अफेयर से दोनों के गायब होने का और रेनू के मरने का कोई संबंध होगा सर, मैंने नहीं सोचा था। किस बात का संबंध किस चीज से है ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। क्यों छुपाई तुमने ये बात? सर आपको मेरी फैमिली और रेनू की फैमिली स्टेटस डिफरेंस के बारे में तो पता ही होगा। ऐसे में रेनू की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़ता तो आपको तो पता ही है क्या होता। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि रेनू की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़े और फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। अगर ये बात तुम हमें पहले बता देते तो हम इस केस की खोजबीन किसी और तरीके से करते। इतना सब कुछ हो गया और तुम चुप रहे। अभी भी पूजा लापता है, तुम्हारी इस चुप्पी का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पूजा को बचा लीजिए। रेनू और पूजा एक साथ गायब हुए थे ना। रेनू अब मर चुकी है, इसका मतलब है पूजा की जान में खतरे में। सर प्लीज उसकी जान बचा लीजिए सर, उसकी जान बचा लीजिए। रेनू और अमन का प्रेम संबंध इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। अगर जली हुई लाश पूजा की है तो क्या पूजा इन दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बन गई थी? एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ती पुलिस के सामने तब एक नया पहलू आया जब रेनू की मां कमला खुद पुलिस वालों से मिलने पुलिस स्टेशन आई और उनकी बातें ऐसी थी कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। सब मुझे लगता है कि रेनू के मर्डर में किसी और का नहीं, मेरे घर वालों का हाथ है। क्या? हाँ सर, और पूजा के गायब होने में भी शायद मेरे घर वालों का ही हाथ है। ऐसा क्यों? 10 दिन पहले की बात है। राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। मेरी बच्ची लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन भाई अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पति का मानना था कि रेनू और पूजा के बीच शारीरिक संबंध है,
वो दोनों लेस्बियन थे। मेरे पति ने कहा कि रेनू को सबक सिखाओ और बताओ कि मर्द के साथ संबंध बनाने में ही मजा है, ना कि एक लड़की के साथ। लेकिन रेनू इस बात के लिए अंत तक मना कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रेनू और पूजा के बीच के इस रिलेशन के बारे में उन्हें कैसे पता चला? वो विजय का कहना था कि उन दोनों को गलत अवस्था में देखा था। रात भर उन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया। ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं डरी हुई थी सर। मुझे लगा अगर मैं आपके पास आऊं तो मेरी बेटी के साथ और जुर्म होगा, लेकिन जब रेनू की लाश मिली तब मैंने सोचा कि अब चुप नहीं रहूंगी। बड़ी मुश्किल से मैं घर में झूठ बोलकर आई हुई। सर, सुरेंद्र को उठा लें? अभी नहीं, बहुत बड़े एलिगेशंस लगाकर गई है। पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, फिर तोड़ेंगे। सर, दो नई बातें पता चली हैं अनिल। एक तो यह कि रेनू का रेप हुआ था, और दूसरी ये कि रेनू और पूजा के बीच में लेस्बियन रिलेशन था। अब तो परिवार के लोग भी शक के दायरे में आते हैं। परिवार वाले उन दोनों को उनके आपस के रिश्ते की वजह से भी मरवा सकते हैं। अगर कमला की बातें सच है तो यह पता लगाना मुश्किल होगा कि रेनू का रेप हुआ था कि नहीं, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल सकता है। रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से चेक करो और अमन से भी बात करो। अमन रेनू का लवर है, तो उसे रेनू और पूजा के इस रिलेशन के बारे में जरूर पता होगा। सर, पूजा और रेनू के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। उसकी माँ झूठ बोल रही है सर। वो अपनी मरी हुई बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? पुलिस की मदद क्यों करेगी? वो भी अपने ही परिवार के खिलाफ। सर, अगर विजय और राहुल ने कुछ भी गलत किया होता ना, तो रेनू सबसे पहले आके मुझे बताती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि एक माँ अपनी बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगा भी कैसे सकती है। पहले तो मुझे लगता था कि खाली रेनू के पापा ही गलत है, और अब उसकी माँ भी। सच जो भी है, अब प्लीज पता लगाइए और मेरी बहन पूजा को ले आइए जल्दी। उसे तो हम ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन अगर इस बार तुमने कुछ छुपाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेनू के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब कमला झूठ बोल रही थी। राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। लेकिन क्यों? वो अपनी बेटी और अपने परिवार के बारे में इस तरह की बात क्यों करेगी? कुछ ना कुछ तो मिसिंग है अनिल। मुझे तो लगता है कि अमन भी कुछ छिपा रहा है। वो रेनू का बॉयफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हर बात शेयर करते हैं। अमन से फिर से बात करनी पड़ेगी। क्या रेनू और तुम्हारे फिजिकल रिलेशन थे? देखो, जो भी है सच सच बता दो। हाँ थे, पर एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए फिजिकल रिलेशन बहुत कॉमन हो गया था। ठीक है, चलो। अमन कह रहा है कि उसके और रेनू के बीच में फिजिकल रिलेशन है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो ये पता नहीं चला। सर, ये भी तो हो सकता है कि बॉडी रेनू की हो ही ना। अमन के बयान से पुलिस भी असमंजस में पड़ जाती है। अब सबके सामने एक ही सवाल है कि ये जली हुई लाश किसकी है? कौन है वो जो पुलिस को गुमराह करके उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है? कौन है वो जो रेनू को प्रताड़ित कर रहा था? रेनू का परिवार दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुका था। कहीं सबके पीछे उसके परिवार का ही हाथ तो नहीं था। पुलिस जितना इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो उसमें उलझती जा रही थी। क्या रेनू जिंदा है? 3 दिन पहले जिस लड़की का दाह संस्कार किया वो कौन थी? अगर रेनू जिंदा है तो रेनू है कहां पर? देखिए, वो जली हुई बॉडी रेनू की नहीं थी। लेकिन वो जो आईडी कार्ड और बैग मिला उसके पास, लाश के पास, वो क्या? हमें गुमराह करने की कोशिश की गई। वो जो भी है नहीं चाहता कि हम रेनू को ढूंढें, इसलिए उसने वो बैग, वो आईडी कार्ड वहां पर छोड़ दिया ताकि हमें लगे कि वो मर गई है और उसे ढूंढना छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि रेनू ने किसी को मार के अपना बैग और आई कार्ड वहां पे छोड़ दिया, ताकि दुनिया की नजर में वो खुद को मरा हुआ साबित कर सके। देखिए साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। तो भागी क्यों है? सर, ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी बेटी अपने घर में बहुत खुश थी। सर, ये देखिए, पूजा की मेडिकल रिपोर्ट। इसके मुताबिक उसका पीछे का एक दांत भरा हुआ है, और ये उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक उस बॉडी का भी पीछे का एक दांत भरा हुआ है। दोनों रिपोर्ट में एक और सिमिलैरिटी है अनिल। दोनों का बायां हाथ टूटा हुआ।
इसका मतलब ये डेड बॉडी पूजा की ही हो सकती है। मतलब रेनू ने ही पूजा को मारा है, और अगर नहीं मारा तो भाग क्यों रही है, और उसका आई कार्ड वहां पे कैसे मिला? क्या? सर प्लीज ऐसा मत बोली, वो पूजा नहीं हो सकती। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हम जल्दी पता लगा लेंगे कि वो कौन है जो ये सब कर रहा है। रेनू भी हो सकती है, क्योंकि वो अब तक फरार है। तब उसको मत छोड़ना, रेनू को मत छोड़ना, उसको मत छोड़ना। एक 16 साल की लड़की जिसने अभी अभी बोर्ड का एग्जाम दिया हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतनी बुरी तरह से प्लान करके मार के फरार हो सकती है? इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह होनी चाहिए। सर रेनू का रेप हुआ था, कहीं ये सब कुछ उस रेप से जुड़ा तो नहीं है? राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। यह भी हो सकता है कि उसके परिवार वाले दोबारा उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना करें, यह सोच के वो घर से भाग गई हो। अनिल, मुझे लगता है कि कमला की बातें सच थी। बुलाओ सबको। बताओ क्यों रेप किया अपनी बहन का? और तुम वहां खड़े खड़े सब कुछ देखते रहे। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम क्यों करेंगे सर? सर ऐसा अपनी बहनों को रेप कैसे कर सकते हैं? ये सब झूठा है सर, ऐसे घिनौना काम हम कैसे कर सकते हैं? बहुत बकवास हो गई तुम लोगों की, अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना इतना कूटेंगे ना कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया इस तरह से। नहीं समझोगे तुम लोग? सर हम सच बोले सर। करो खातिरदारी इनकी। सर नहीं क्यों करें? अरे सर नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। सर बहुत तोड़ा उन्हें, लेकिन कोई भी रेप वाली बात से मना कर रहे हैं। ठीक है, जाने दो उनको, लेकिन नजर रखना। सर माँ, आप संभालो अपने आप को। रेनू और पूजा के फिजिकल रिलेशन के बारे में अगर अमन को पता चले तो वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो रेनू से बहुत प्यार करता था। कहीं इसीलिए तो उसने दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाया। बुलाओ उसको। आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मैंने रेनू को नहीं मारा, और ना ही रेनू और पूजा के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन था। झूठ बोल रहा है तू। सर मैंने पहले भी कहा है, रेनू सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, उसके और पूजा के बीच में ऐसा कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तुमने पहले भी मुझे घुमाया, अभी भी घुमा रहा? हाँ ठीक है सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे प्रूव हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तू जानता है ये जो वीडियो तूने बनाया है ये भी एक क्राइम है। पता है सर, आई एम सॉरी, पर मैंने ये वीडियो आज तक कभी किसी का शेयर नहीं किया, सिर्फ आज ही, क्योंकि आप रेनू और पूजा दोनों पे सवाल उठा रहे हैं। सर मैं पूजा को क्यों मारूंगा? मेरी छोटी बहन है वो सर। सर प्लीज आप उसके कातिल को ढूंढ लीजिए, और रेनू को भी। अनिल, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये साबित हो कि रेनू और पूजा के लेस्बियन रिलेशन थे। सर आपस के मैसेज कन्वर्सेशन चेक करते हैं, मैसेजेस ओपन करो। इसमें भी कोई लेस्बियन एंगल नहीं दिख रहा। एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन है। सर ये देखिए, यहाँ तो रेनू ने पूजा को बोला है कि उसका और अमन का अफेयर चल रहा है, तो शादी भी करना चाहते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम है तो स्टेटस की और एज डिफरेंस। सर यहाँ तो पूजा को पता था कि रेनू और अमन का अफेयर चल रहा है। तो राहुल और विजय ने रेनू और पूजा को लेस्बियन क्यों कहा और रेनू का रेप क्यों किया? पीएसआई चौधरी कहां पर? ठीक है हम अभी आते हैं। सर जंगल में एक और जली हुई लाश मिली है। चलो मनोज गाड़ी निकालो। आइए, पहचानने की कोशिश कीजिए। कातिल ने बॉडी जलाने की कोशिश की थी, लेकिन कल रात बारिश हुई तो बॉडी पूरी तरह जली नहीं है। रेनू को किसी ने 4 दिन से बंदी बना के रखा था। जहां उसे रखा होगा एरिया आसपास का ही होना चाहिए, वरना वो उसे यहां लाके क्यों मारता? पूजा को भी जलाकर ही मारा गया था। हो सकता है दोनों को साथ में बंदी बनाकर रखा गया। तुम सही कह रहे हो अनिल, वो एरिया यहीं कहीं आसपास का होना चाहिए। इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो।
सर। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए और पता लगाइए कि रेनू को किसने मारा है। हमें हमारा काम मत समझाओ, हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे सामने इन दोनों ने रेनू का रेप किया था। नहीं सर, ये सब तो बकवास है। हम भला ऐसा रेनू तुम बाप नहीं जल्लाद हो, जल्लाद। चुप। ने कभी भी अपनी बेटी से प्यार नहीं की, कसाई की तरह मारते थे। अब तो वो बेचारे मर गए, अब तो सुधरो। इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मेरे बेटे को बहुत दुख दिए, किसी को छोड़िएगा मत। जो केस दो दोस्तों के गायब होने से शुरू हुआ था, उसने अचानक एक भयानक मोड़ ले लिया जब एक के बाद एक दोनों लड़कियों की जली हुई लाशें मिली। आखिर कौन था इन हत्याओं के पीछे? जंगल के आसपास के सभी एरियाज को चेक किया, कहीं भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री है जो कई सालों से बंद पड़ी है। हम अभी भी वहां पहुंचे हैं, मेन गेट क्लोज है इसका। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। जी सर। सर वहां पे फैक्ट्री का दरवाजा खुला हुआ है, पीछे। यस सर। कुछ मिला ना? सर ये खून के धब्बे, ये स्टोव, सब्जी, लड़की के कपड़े। अनिल, हो सकता है कि किडनैपर ने रेनू को किडनैप करके यहीं रखा, और ये सब सामान देखकर लग रहा है कि शायद वो भी उसके साथ यहीं रहता हो। सर वहां पे ये हेलमेट का ये लॉक मिला है सर। तो विजय उसे लेने आया था। और उसने रेनू को पूजा के साथ देख लिया था। पूजा के साथ देखकर उसने कुछ भी गलत मतलब निकाल लिया। और वो बात जाकर रेनू के पापा को बता दी। रेनू एक पल के लिए भी घर पे नहीं रह पा रही थी, उसे घर से भागना था। ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था सर। मैंने अपनी बहन, हमने पूजा को मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बहन का खून कर दिया तुमने, और फिर रेनू को क्यों मारा? सब रेनू बहुत डर गई थी, वो अब आपके पास आने वाली थी। अमान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम घर वालों से बचने के चक्कर में हम लोगों ने उसे मार दिया। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कुछ दिन की सजा मिलेगी। अमन, हम बच जाएंगे। अमन प्लीज। तू पागल हो गई है? अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैंने अपनी बहन को मार डाला, और अब तू ऐसा बोल रही है? रेनू, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। पर वो मेरी नहीं जा सकते हम लोग वहां पे, समझी? तो मैं बहुत घबरा गया था। मैंने रेनू को बहुत समझाया, बहुत मारा, पर वो नहीं मानी। तुमने अपने प्यार के लिए अपनी बहन को मार डाला, और फिर रेनू का रेप किया और उसे भी मार डाला। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपने इसी समाज के कुछ घरों में कहीं रेनू के परिवार जैसा दरिंदा पिता है, तो किसी घर में अमन जैसा नादान उम्र वाला भाई है, जो अपनों के साथ भी दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है। क्या रिश्तों के मायने बदल गए हैं, या फिर हम बदल गए हैं? क्यों किया तुमने? क्यों किया? अपनी बहन को मारा, अपनी बहन को मारा तूने। क्यों किया? छोड़े, शर्म नहीं आई तुझे? चले।
ये बेहद जरूरी है कि माता पिता अपने और अपने बच्चों के बीच में एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां वो उनके उज्जवल भविष्य की बातें उन्हें प्यार मोहब्बत से समझा सकें, ना कि उन पर सख्त पाबंदियां लगाकर। और बच्चों के लिए भी ये समझना बेहद जरूरी है कि इस उम्र में गलत प्यार मोहब्बत में फंसना और घर छोड़कर भाग जाने का फैसला उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।